मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, डॉलर की गैर कानूनी तिजारत, स्मगलिंग, सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैक डाउन, इंतजामी इक़दामात और स्टेट बैंक की जानिब से इस्लाहात के मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। पाकिस्तान की करेंसी ने सितंबर के महीने में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और दुनिया भर की करेंसीज को पीछे छोड़ दिया। आलमी इदारे की एक रिपोर्ट आई, इसके मुताबिक एक माह में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी में 6.2% बेहतरी आई। फिर सितंबर में पाकिस्तानी रुपया दुनिया की नंबर 1 करेंसी रहा। दूसरी जानब FBR ने करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले 3 माह में टारगेट से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया। पहले 3 माह का हदफ था 1.98 ट्रिलियन रुपए, जिसको FBR ने सरपास किया और 2.1 ट्रिलियन टैक्स इकट्ठा किया। IMF ने FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। तो ये इशारे कितने मुस्बत हैं, इस हवाले से बात करेंगे। पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार राव खालिद साहब, सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि सीनियर तजियाकार आसिमा वदूद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। राव खालिद साहब, FBR का टैक्स वसूलियों में टारगेट सरपास कर लेना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इसके लॉन्ग टर्म असरात क्या होंगे? देखिए, बड़ी खुशाइंद बात है अगर उन्होंने सरपास किया है। 63 बिलियन से आई थिंक पहले क्वार्टर में उन्होंने ज़्यादा किया है, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड जो पिछले साल का हम लें तो ऑलमोस्ट 30% उससे ज़्यादा ये बन जाता है। तो नो डाउट एक अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हमारे हैं वो उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और ये आज से नहीं है, ना मौजूदा हुकूमत के है ना पिछली हुकूमत के है। ये जो हमारा फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो आज से नहीं है, जब से पहली दफ़ा यहाँ जमहूरियत आई थी 1971-72 में, उस वक्त से है। और उसमें एक विशियस सर्कल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। फिस्कल डिसिप्लिन ना होने की वजह से हमारा बजट का खसारा बढ़ता है, उससे GDP ग्रोथ पे असर पड़ता है, उससे अफराद ज़र बढ़ती है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है और बैरूनी अदायगियाँ मुतासर होती है, और हम फिर IMF के पास जाते हैं कि जी पैसे दे दें ताकि हम इसकी अदायगी कर सकें। तो उसमें जो बुनियादी प्रॉब्लम है अभी तक है, जो एक मौजूद, जो सबसे बड़ा, हमने बहुत किया है सफ़र तय और बेहतरी भी हुई है उसमें यकीनन, लेकिन एक जो चीज़ है जो टैक्स नेट हमारा है वो हम टैक्स बर्डन तो डाल देते हैं, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन पर डालते चले जाते हैं और उनकी कमर तोड़ने के मुतरादिफ तकरीबन हो जाती है चीज़ें। लेकिन टैक्स नेट को बढ़ाने के हवाले से हम, जैसे कि हम एग्रीकल्चर टैक्स लगाना चाह रहे हैं और पिछले 20-30 साल से हम प्रपोज़ल पे प्रपोज़ल, तरीक़ाकार, प्रॉपर्टी पे लगाना है कि प्रोड्यूस पे लगाना है, प्रॉपर्टी पे लगेगा तो किस तरह होगा, प्रोड्यूस पे लगेगा तो किस तरह होगा। सिंपल सा फार्मूला, इनकम टैक्स जो होता है वो इनकम जिस तरह दूसरी इनकम पे होता है उस तरह से उसको असेस करके इनकम टैक्स आप उस तरह से उसको कर लें। लेकिन क्योंकि उसमें बहुत से ताकतवर लोग हैं तो वो आपके काबू में नहीं आते, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा जो मसला हमारे यहाँ है वो ये है कि जो सब्सिडीज़ हैं, IMF ने अभी बहुत ज़्यादा उस पर जोर दिया, और जो गरीब तबका है, जो ज़्यादा मुतासर है महंगाई से और बाकी चीज़ों से, उनको आप रिलीफ दें। लेकिन हमारे यहाँ जो आता है, सब्सिडीज़ आती है या कोई रिलीफ आता है, वो सबके लिए आता है। उसमें भले कोई अरबों रुपए कमा रहा है, भले कोई 100 रुपया कमा रहा है, 200 रुपये, वो सबको एक जैसा भुगतना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से ये बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ, ये भी है। फिर ये है कि एक बड़ी जो लोगों में पाई जाती है चीज़ कि यार हम इतना टैक्स पे करते हैं, उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? हेल्थ की सहूलतें हों, तालीम की सहूलतें हों, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, तो ये सारे मामलात में वो कहते हैं हम बड़े लोगों की याशी के लिए इतना कुछ देते हैं और फिर भी हमें ना कोई रिलीफ मिलता है ना कोई उसका मिलता है। तो ये वो चीज़ें जिन पे गौर करने की ज़रूरत है और उस पर बार बार कोशिश की गई, उसको बेहतर करने की कोशिश की गई। लेकिन पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो लोग हैं जो सारी ये नहीं कह ले कि टैक्स कलेक्शन के जो पैसे इकट्ठे होते हैं सरकार के, उसके बेनिफिशरी है मोस्टली जो है, तो वो ज़ाहिर है अपने नुकसान के उस पर नहीं बनाएंगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे बहुत से मराद दी गई, सनती तबके को दी गई, कारोबारी तबके को दी गई, बड़े बड़े लोगों को दी गई। उन मराद से उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया, बढ़ाया अपने कारोबार को, बढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन मुल्क को जो रिटर्न उनकी तरफ से आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। सही। तो वो बहुत बड़ा एक हमारे लिए ये भी एक इशू है। IMF का जो बुनियादी हमेशा से रहा है फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर, उनका पिछले 40-50 साल से, पहली दफ़ा जब हमने लिया था उस वक्त से लेके आज तक
वो हमारे फिस्कल डिसिप्लिन पे बार बार जोर देते हैं। उसके लिए हम उसकी जो FBR की कैपेसिटी है उसकी बेहतर करने के लिए बहुत कोशिशें हुई, उसको कुछ बेहतर भी हुआ। मतलब POS सिस्टम है एक हमारा, बहुत इफ़ेक्टिव है। आपने जो इंसानी अमल दखल है वो कम कर दिया, बल्कि ना होने के बराबर कर दिया। आपके रेवेन्यू की जनरेशन बेहतर होती चली गई। उसको एक्सपेंड करने की बात हो रही है। आज ही मैंने देखा कि ज़राअत के हवाले से भी, टैक्सेशन के हवाले से बात हो रही है, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मनकूला गैर मनकूला, उसको किस तरह किया जाए जी। रियल स्टेट का फिर उसकी बात हो रही है कि रियल स्टेट को किस तरह से टैक्स किया जाए। रियल स्टेट भी हमारे यहाँ एक्चुअली थोड़ा सा उसमें मोटिवेशन भी आपको देने की जरूरत है। लोग डरते भी बहुत है, वो FBR को समझते हैं कि बहुत जिन भूत है, ये तलवार लेके खड़ा है तो गर्दनें उड़ा रहा है और पता नहीं क्या कर रहा है। थोड़ा सा मैं 95 से ऑलमोस्ट हूँ, NTN नंबर लिया मैंने, टैक्स पेयर हूँ, रेगुलर टैक्स पेयर हूँ। रात मैंने अपने सबमिट किया, कल रात आखिरी टाइम था जब, अब तो एक्सपेंड होगी। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना कोई नोटिस, ना कोई ऑडिट, ना कोई चीज़। अगर आप थोड़ा सा हौसला दें लोगों को, हमारे ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है ना वो प्रॉपर्टी में पड़े, मट्टी में मट्टी हुए पड़े हैं। अगर आपको बिज़नेस की तरफ माइल करें, उनको लगाएं बिज़नेस की तरफ, और उनको कहें कि जी आप फाइलों में लगाने की बजाय आप इंडस्ट्री में लगाएं, आप रेस्टोरेंट में लगाएं, तो वो एक बहुत बड़ा आपका एक्टिविटी हो सकती है उसमें जो है। फिर हमारा जो GDP की परसेंटेज है वो भी नहीं बढ़ रही। 15-16 जो टैक्स पेयर्स की है परसेंटेज वो नहीं बढ़ रही। हालांकि हमारी कम से कम 25-30 तो होनी चाहिए, फिर हम जाके कहीं बेहतर सूरत हाल में होंगे। हमारी GDP ग्रोथ कि कुछ अभी ऐसी चीजें हैं जो 5-6 पे जाएगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तरीके से मजीद भी आगे बढ़ाया जा सकता है। आसमा साहिबा, अब टैक्स वसूलियाँ तो हुई, ज़ाहिर है हदफ से हम आगे बढ़ गए, मगर जिस तरीके से हुई, जो बोझ हमने देखा कि आवाम पर आया, आपको लगता है ये अनअवॉइडेबल था या कोई बेहतर पॉलिसीज़, कोई बेहतर तरीक़ाकार हो सकता था? बेहतर तरीक़ेकार तो इससे ऑप्ट करना पड़ेगा। अभी भी जो हमारी टैक्स कलेक्शन के जो स्टैट्स आए हैं ना, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू द डायरेक्ट टैक्स। अभी भी आपका जो सेल टैक्स है, बाकी हदफ तो हमने पूरे किए, मगर सेल टैक्स अभी भी वो अपना हदफ पूरा नहीं कर सका। 722 बिलियन तक पहुंचा है और तकरीबन 55 बिलियन रुपए का शॉर्टफॉल है वहाँ पे। वो अभी हम उस जगह तक नहीं पहुँचे। बोझ अभी पूरा का पूरा जो है वो ट्रांसमिट नहीं हुआ, अभी वो ट्रांसमिट होने की फेज में है। तो इसका बेहतर तरीका ढूंढना पड़ेगा। हमारे जो जिन प्रॉब्लम्स का सर ने बताया ना कि उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना ज़रूरी है। आपका टैक्स नेट बढ़ाना ज़रूरी है, आपकी एक इसके प्रोसेस को स्मूथ लाइन करना ज़रूरी है, डिजिटलाइजेशन है। फिर इसमें आपके पास जो हमारी एक सैडली हमारी इकोनॉमी इंपोर्ट्स डिपेंडेंट हो गई है। अभी भी ये जो हमारे पास स्टैट्स आए हैं, इसमें कि इंपोर्ट्स पे रिलैक्सेशन हुई है इस महीने में, हमें देनी पड़ी है। हमारी कोई ऐसी सिचुएशन की वजह से हमारी एक बड़ी कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम बन गया है, और उसमें हमारे पास जो इजी वे आउट या जो हमारे पास एट हैंड सोल्यूशन होता है वो ये है कि हम इनडायरेक्ट उसे ट्रांसमिट कर देते हैं उन लोगों पे जो कि ऑलरेडी बर्डन फील कर रहे हैं, जो कि शायद इस बर्डन को सस्टेन करने की कैपेसिटी भी नहीं रखते। देखिए जी, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी हमारी, हम कोई दुनिया के बहुत शाइनी पर कैपिटा इनकम वाले लोग नहीं हैं। जो हम टैक्स डेट की भी बात करते हैं, वो भी एक बहुत ही सिलेक्टेड हमारे पास एक अपनी इकोनॉमी का एक सेक्शन है जिसको हमने बीच में इंगेज करना है। हमारी इकोनॉमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये तमाम चीज़ें देख के इसको आगे बढ़ना, पर ये स्टार्ट्स बहुत खुशाइंद है। मैं ये नहीं कहती कि स्टार्ट्स में दिस इज लाइक अ रे ऑफ होप एट दिस मोमेंट, मगर एक का फोकस रहा IMF को खुश करना, जो कि बिल्कुल भी फोकस नहीं होना चाहिए। हमारे पास सस्टेनेबल सिस्टम होना चाहिए टैक्स का, जो कि हमें हमारे मुश्किलों में से निकाल सके। IMF की प्लीजिंग के लिए वो एक टेम्पररी सोल्यूशन है, वो टेम्पररी है। आपने एक सस्टेनेबल सिस्टम बनाना है जो कि आपकी इकोनॉमी को अपहोल्ड कर सके, चला सके, जो कि एक कॉन्टिन्यूसली एक इकोनॉमी के पहिए को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो प्रोवाइड करे। तो एक तो इस फोकस, दूसरा इसमें जो इनइक्वालिटी है ना बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और आपका टैक्स नेट एक्सपैंड होगा, सस्टेनेबल एक उसमें से सॉल्यूशन आएगा। वरना आपकी मिडिल क्लास जो कि ऑलरेडी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस को
शोल्डर कर रही है वो क्रिपल हो रही है, वो ऑलरेडी दे आर पासिंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, दे कैन नॉट सस्टेन इट एनी मोर। ये भी हो सकता है कि शायद इसको रेप्लिकेट करना, क्योंकि टारगेट तो हमारा जो है वो बहुत एम्बिशियस है इस दफा का। हम एक एम्बिशियस टारगेट टैक्स कलेक्शन का एम कर रहे हैं इस फिस्कल ईयर में। तो इस ट्रेंड को सस्टेन करने के लिए अगर यही प्लान है कि दोबारा से इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ आप आवाम पे डालेंगे, तो आवाम की कैपेसिटी नहीं है। ऐसे ही सस्टेनेबिलिटी बड़ा फैक्टर है, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसी पर हम मज़ीद भी बात करते हैं। नजमुल साकिब साहब, IMF की शाबाशी की जो थपकी हमें मिली है वो आपको कैसे लगी, क्या कहेंगे उसमें? बहुत शुक्रिया रामीन। देखिए, अभी राव साहब बात कर रहे थे तो मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न का एक पुराना एक छोटा सा स्किट याद आया। एक नाका लगा हुआ है और उस पर मोटरसाइकिल पे एक आदमी गुजरता है तो पुलिस वाला उसको रोकता है, उसकी जेब से नेल कटर जितना बड़ा जो है ना वो चाकू निकलता है, वो कहता है चलो अंदर, तुम्हें अंदर करेंगे। अच्छा। साथ ही उसके बाद एक कार आती है, उसके ऊपर तोप रखी हुई है और वो उसको कह रहा है कि आप गुजर जाएं। वाह। देखिए, एक कमेंट करूंगा, एक खुशखबरी सुनाऊंगा और एक ख्वाहिश का इजहार करूंगा। पहला कमेंट, अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अब देखिए ना, 1.98 ट्रिलियन आपने बताया कि ये हमने करना था, हमने 2.1 ट्रिलियन कर लिया। दूसरी बात कि जो ये मीटिंग हुई है FBR की यानी IMF के साथ ऑनलाइन मीटिंग हुई है, इसमें 2-3 बातों का जिसमें से मुझे खुशखबरियां मिली हैं। पहला कि जो नादहिंदगान हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। बिल्कुल ऐसे नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। मेरी विश ये है कि उसमें वो मोटरसाइकिलों वाले ना हो, उसमें वो कारों के ऊपर जो तोपें रखी हुई है ना उनकी तरफ तोपें हों FBR की। दूसरा ये है कि हमने IMF को गारंटी दी है, इसमें खुशखबरी है, हमने IMF को गारंटी दी है कि अब कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। निगरान हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि नया टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब है ये तो होगी खुशखबरियां। बिल्कुल। अब उसमें आते हैं आखिरी पहलू की तरफ जिसमें मेरी एक ख्वाहिश है। बाकी फैक्ट्स फिगर्स आपने, आसमा साहिबा ने, राव साहब ने बता दिए। जी जी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये जो IMF नाम की एक बला है ना, मेरी जिंदगी में तो मेरी जान नहीं छूट सकी। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी महर या मेरा बेटा मिनहाज जब बड़े हों तो IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में वो किताबों में पढ़ें, उनको ये ना हर रोज पता लगे कि जी यानी IMF में अपने ऐसा होता था। उनके जिस तरह छाबे होते हैं ना, छाबे, ये आज से 40-50 साल बाद म्यूजियम में लगे होंगे, ये पोना है, ये छाबा है। उसी तरह ये हो कि म्यूजियम में हो कि एक IMF भी होता था। और उसके लिए क्या करना है, आखिरी बात इस वक्त की, उसके लिए करना है कि ये जो आप क्रैकडाउन शुरू कर रहे हैं ना, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। सही बात, सही। और इसमें जो कैच है, याद रहे कि पिछले अगर आप 2 साल की आप रिपोर्टें पढ़ लें जो IMF ने बातें की हैं, रामीर, उन्होंने सिर्फ 2 बातें की हैं। एक बात उन्होंने की है कि टैक्स लें उन लोगों से जिनकी वजह से कि आपका पूरा फिस्कल डेफिसिट दूर हो सकता है। दूसरी बात उन्होंने सब्सिडीज की है, और वो कि आप सब्सिडीज देते हैं उन लोगों को जिन लोग के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, वही पैसा लेके गरीबों में तकसीम करें। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि ये निगरान हुकूमत ने जो कहा है कि नया टैक्स नहीं लगेगा, आमीन, नया टैक्स नहीं लगना चाहिए। नंबर 2 कि आपने जो कुछ IMF से तय किया है, अभी इस हफ्ते इसी जो यानी कल से शुरू हो रहा है हफ्ता, इसमें हमने एक और रिपोर्ट देनी है इनको। उसके बाद एक और होगा जिसमें हम बताएंगे कि जी ये सूरत हाल, और फिर हम इससे निकल जाएंगे। उसके बाद एक नया प्रोग्राम अगर आपने लेना है तो उसमें जरा देख ताक के लीजिएगा और उसमें देखिएगा कि अंदरूनी तौर पे जो आपने क्रैकडाउन स्मगलिंग के खिलाफ, जखीरा अंदोजी के खिलाफ, डॉलर के खिलाफ, ये सारा कुछ जो किया है, इसमें फिर FBR को एक स्टैंड SOP हो उनकी कि ये जो नादहिंदगान हैं, ये जो बड़े बड़े टैक्स इवेडर्स हैं जो टैक्स नहीं देते, उनके पीछे पड़े रहना है उस वक्त तक जब तक आपको टैक्स नहीं मिलता। और ये आपकी फिस्कल डेफिसिट दूर करने की, IMF से जान छुड़ाने की, ये एक वाहिद रास्ता है रामीन। और इस रास्ते पे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है
मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये हुकूमत जब जितनी देर तक भी है, जो आने वाली हुकूमत है ना, उसको भी ये कहा जाएगा। और एक बड़ी पार्टी ने परसों ऐलान कर दिया है कि मईशत की बहाली हमारे लिए जो है वो सुप्रीम है और नंबर 1 है। अब मईशत की ही बातें होंगी। अच्छा। आप देखेंगी कि सियासत में मईशत होगी, मईशत की बहाली होगी और उसको मजबूत करेंगे और मेरे अवाम को रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक है जी, बड़े अच्छे ओपिनियंस और ख्वाहिशात हमारे सामने तजियाकारों की। नाज़रीन, यह वक्त एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। मॉस्को फॉर्मेट के तहत रूस के शहर काजान में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एक इजलास हुआ, जिसमें चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत ईरान के नुमाइंदगान ने शिरकत की। अब काजान इजलास का जो एलामिया जारी किया गया है, उसमें अफगानिस्तान से मुतालिक अहम मसाइल की निशानदही की गई है और फिर इन मसाइल के हल के लिए अफगानिस्तान पर जोर भी दिया गया है। इस एलामी में सबसे पहले तो इस बात पर जोर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान भी ज़ाहिर कुछ अरसे से एम्फसिस कर रहा है कि अफगानिस्तान मुल्क में मौजूद हर किस्म के दहशतगर्द ग्रुप्स ख़त्म करने के लिए मौसर इक़दामात करे और इक़दामात से यकीनी बनाए कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल ना हो। फिर ये भी कहा गया कि अफगानिस्तान में तमाम ग्रुप्स की नुमाइंदा जामे हुकूमत की जल्द तश्कील होनी चाहिए। इंसानी हुकूक के साथ ख़वातीन के हुकूक का एहतराम भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा इजलास में अफगानिस्तान में गैर इलाकाई अनासर की बढ़ती शमूलियत पर रूस ने तशवीश का इजहार किया और रूसी नुमाइंदा खुसूसी ने यह कहा कि तालिबान दहशतगर्द गिरोह ख़ासतौर पर दाइश का मुकाबला करने में गैर मौसर रहा है, जबकि अफगानिस्तान की शदीद इक़्तिसादी मसाइल का हल तलाश करने में भी तालिबान नाकाम रहा है। राव खालिद साहब, पहले वज़ीर पाकिस्तान इस बात पर एम्फसिस करता था, अर्ज करता था अफगानिस्तान को, बार बार हमने ये कहा कि जी आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मौसर इक़दामात लें, अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दें। अब ख़ित्ते के दीगर ममालिक भी इस बात पर जोर दे रहे हैं। क्या अफगानिस्तान संजीदा इक़दामात करने पर अब मजबूर हो पाएगा? देखिए, अफगानिस्तान को करने चाहिए क्योंकि बड़ा ग्रोइंग कंसर्न है दुनिया का और ख़ास तौर पे हमारा पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का इसलिए ये ग्रोइंग कंसर्न है कि हमने बड़ी मेहनत से ये अमन लेके आए थे अपने सारे सेटल्ड और ट्राइबल इलाकों में, बड़े मेहनत करके, बड़ी कुर्बानियाँ दे के, और हमारा एक्सपीरियंस जो वॉर ऑन टेरर के ऊपर है वो दुनिया मानती है, जो हमने जिस तरह से किया, और हमसे बल्कि लोग सीखते हैं। अभी भी आज एक्सरसाइजेज शुरू हुई हैं, काज़ाकिस्तान, तुर्की, कतर, उज़्बेकिस्तान उसमें शामिल, उनकी स्पेशल फोर्सेस एंटी टेरर जो एक्टिविटी है उसके लिए वो शुरू हुई हैं। और ये हम बहुत से मुल्कों के साथ करते हैं क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस दुनिया का बिल्कुल कह लें कि एक नादर एक्सपीरियंस है और बड़ा कामयाब एक्सपीरियंस है। तो हमारे यहाँ जो बढ़ते हुए ये वाक़यात हैं, ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। और इस कंसर्न में मज़ीद जो हमें कह लें कि तशवीश है वो ये है कि पहले जो था इस खित्ते में आईएसएफ भी थी, वेस्ट का भी इंटरेस्ट था, अमेरिका भी बैठा था और सारे दुनिया भर के लोग यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज भी ऑपरेट कर रही थी। तो वो उसमें इंफॉर्मेशन जो थी, आपकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे उनकी मूवमेंट वगैरह, उसके बारे में बर वक्त आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती थी, आप उनको टैकल आसानी से कर लेते थे। अब नाउ वी आर एट अवर ओन। अब वो लोग नहीं हैं, उनका कंसर्न ख़ासतौर पर अमरीका जो है यहाँ से निकलने के बाद उसको जब से ये महसूस होना शुरू हुआ है कि अलकायदा और आईएसआईएस उस तरह से हमें नुकसान नहीं पहुँचाती, ख़ास तौर पे अलकायदा अफ़गानिस्तान से हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती, तो वो बिल्कुल उनका लातल्लकी का उन्होंने एक तरह से सरफ़े नज़र करके बैठ गए हैं। तो ये बहुत सीरियस मसला है। उसके अंदर जो ग्रुप्स मौजूद हैं, उसके अंदर जो ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं, उन सब के पे नज़र रखना जो है वो पाकिस्तान के लिए यहाँ बैठ के हाल बहुत मुश्किल है। इसलिए जो खित्ते के मुल्क जब इकट्ठे होकर ये बात करते हैं तो ये बहुत खुशाइंद, चीन का कंसर्न है, रूस का कंसर्न है, हमारा है, तो इसलिए बहुत इस पर सीरियसली हमें फोकस करने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को मद्देनजर रखने की ज़रूरत है। और अमेरिका को ख़ास तौर पे ये रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है कि ये कल को ये ग्रुप दोबारा से अगर जड़ पकड़ जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो आपके लिए और वेस्ट के लिए भी उतना ही खतरा होगा जितने पड़ोसियों के लिए। जी आसमा साहब, इंसानी हुकूक के हवाले से अगर हम बात करें, जो सूरत हाल है वहाँ पर ख़ास तौर पर ख़वातीन के हुकूक की हम देख रहे हैं सूरत हाल दिन ब दिन गिरती जा रही है। जो वादे किए थे अफगान तालिबान हुकूमत ने जब वो आए थे इक़्तिदार में कि वो हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तमाम बुनियादी राइट्स दिए
किए जाएंगे वो नहीं पूरे कर पाए हैं वो वादे। आपको लगता है कि खित्ते के ममालिक मिलकर एक प्रेशर डेवलप कर सकते हैं कि इस हवाले से भी कोई इक़दाम किए जा सकें? देखिए जी, ये जो हमारी रीजन है ना, इसमें अब जैसे पहले कमोडिटी आपकी सेल हुई, बाय हुई, सेल हुई, वो थी वॉर थी, अनरेस्ट था। अब यहाँ पे जो कमोडिटी नीडेड है ना, जो हमारे पड़ोसियों को और बाहर के स्टेक होल्डर्स को या बाहर की दुनिया को जो कमोडिटी यहाँ पे चाहिए ना, वो बेसिकली पीस चाहिए। यहाँ पे दो दुनिया को कनेक्ट करने वाले रूट्स यहाँ से गुजर रहे हैं। एक जो अभी नया वेंचर आपका इंडिया कर रहा और एक हमारा सीपैक। जितना इस रीजन में अमन होगा उतने बड़े बड़े जो ग्लोबल स्टेक होल्डर्स हैं ना, वो यहाँ से रीप करेंगे। अब यहाँ से उन्हें फायदा उठाने के लिए यहाँ पे अनरेस्ट उन्हें जरूरी नहीं है, यहाँ पे वॉर उन्हें जरूरी नहीं है, बदअमनी जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो अब कमोडिटी सेल होगी ना, ग्लोबल कमोडिटी, वो यहाँ का पीस है। और जो भी इस पीस को, इस हार्मनी को डिसबैलेंस करने की कोशिश करेगा ना, वहाँ पे जहाँ बाहर का आपके बैनुल अक़वामी ताकतों का इंटरेस्ट आ जाए ना, वहाँ पे फिर एक्शन भी होता है। तो यहाँ पे फिलहाल इस रीजन का अमन इज द टॉप प्रायोरिटी। उस लिहाज से जैसे आपने कहा कि इंसानी हुकूक की ये बात हो गई कि यहाँ अमन आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे अमन आएगा। इट मे टेक लॉन्ग, इट मे टेक सम क्या कहते हैं, एक अपना एक हार्ड रूट लेगा, ड्यू कोर्स लेगा। लेकिन अमन इस रीजन की डेस्टिनी है। आपने कहा कि वो इंसानी हुकूक की बात है। जी। देखिए जी, बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है तालिबान को रोड साइड मलेशिया से एक इमेज से निकल के एक पॉलिटिकल एंटिटी बनने की, एक रियलिस्टिक पॉलिटिकल एंटिटी जिसका दुनिया में एक इम्पैक्ट है। ठीक है, ये सब मामलात हमें या बैनुल अक़वामी दुनिया को उन्हें नहीं बताने के आपने करने जी। ये उनकी अपनी जो एक वो रीबॉर्न हुए हैं ना एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, एज अ पॉलिटिकल रियलिटी, उसकी प्रीरिक्विजिट है। और अगर वो इसको मजीद पॉलिश, मजीद ग्रूम और मजीद इम्पैक्टफुल करना चाह रहे हैं, तो इस पे उन्हें प्रायोरिटी पे काम करना पड़ेगा। जब दुनिया अपने बाजू खोल रही है उनके लिए तो उनको भी थोड़ा सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी जो एक नई पोजीशन है, दैट इज बियॉन्ड रोड साइड मलेशिया, अ पॉलिटिकल एंटिटी जिसका दुनिया में इम्पैक्ट है, इन सब मामलात को प्रायोरिटी पे एड्रेस करना चाहिए। एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा जो अपने क्लोज बाय नेबरहुड है ना, हमारी अपनी भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। अच्छा, हमें अफगानिस्तान के साथ इंगेज रहना चाहिए। अगर हम अपनी स्पेस अफगानिस्तान में छोड़ेंगे तो देयर इज एन अदर नेबर जो कि बहुत क्या कहते हैं जुबिलेंटली उस स्पेस को कैप्चर करने के लिए इनिशिएटिव करेगा, फिर वो हमारे हक में यूज हो या हमारे खिलाफ, ये हम उसको नहीं असेस कर सकते क्योंकि हम एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल नेबरहुड में हैं। हम वी आर नॉट ब्लेस्ड विद वेरी यूरोप की तरह हार्मोनाइज नेबरहुड नहीं है, हमारा बड़ा ही एक मुख्तलिफ किस्म का नेबरहुड है। तो हमें अफगानिस्तान के साथ एंगेजमेंट पिछली हुकूमत के दौरान में काफ़ी नोज डाइव की, ये नहीं होना चाहिए। उनके साथ एंगेजमेंट रखें, अपनी स्पेस हमने वहाँ नहीं फ्री छोड़नी। अगर हम अपनी स्पेस वेकेंट करेंगे, कोई रातों रात उसे कैप्चर करने के लिए बस आप समझिए कि इसी इंतजार में बैठा हुआ है। तो ये एक दो तीन बातें हैं जिससे इस रीजन को हम मजीद बेहतर, इसके अमन को मजीद बेहतर कर सकते हैं। और अफगानिस्तान में तालिबान को दे शुड गो एन एक्स्ट्रा माइल इस अपॉर्चुनिटी को एक्चुअलाइज करने के लिए जो खुदा ने गोली में डाल दी है। ठीक है, नज़मुल साकिब साहब, आपको भी लगता है कि अफगानिस्तान में अभी भी पोटेंशियल है कि वो हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, हमारे जो दूसरे दुश्मन मौजूद हैं इस खत्ते में उनके ज़रिए? और अफ़गानिस्तान ख़ुद क्यों नहीं रियलाइज़ करता कि उनको स्टेबिलिटी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी? पॉलिटिकल एंटिटी बनने के कुछ तकाज़े हैं जो उनको पूरे करने पड़ेंगे। रामीन, अफ़गानिस्तान हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है तो बात की बात है, ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है। और हम पिछले, अगर आप देखिए, ये टीटीपी के जितने भी हमारे हमले इधर हो रहे हैं और वो कुछ क्लेम कर रहे हैं, कुछ वो नहीं क्लेम कर रहे, हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ा मसला ऑलरेडी है। और हम कई दफ़ा हर लेवल पे अफ़गानिस्तान को कह चुके हैं कि भाई ये जो है
इस दहशत गर्दी को जिसकी बेस आपके यहाँ है इसकी तरफ तवज्जो दें। और याद रहे कि तालिबान ने 2021 अगस्त में जब ये आते हैं उससे पहले भी और उसके फ़ौरन बाद भी हमें गारंटीज़ दी थी। दोहा आप देख लीजिए उसमें क्या बातें हुई थी। अमेरिका को इन्होंने गारंटीज दी थी कि कुछ भी हो जाएगा, हमारी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने में जो है वो मदद नहीं करेगी और उनका कला कमा वगैरह करने में हम दुनिया का साथ देंगे। अब वही बात जो पाकिस्तान करता था, देखिए ये जो आपने जिस मीटिंग की बात की है ना, ये मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन है और ये इसका 5वां इजलास था। ये जो काजन आपने बताया सिटी, ये साउथ वेस्ट में है और बड़ी ठंड थी उसमें, लेकिन बातें जो हुई हैं वो बड़ी गर्मा गर्म है। और उसमें अगर मैंने जब देखा, जी बिल्कुल, उसमें मैंने देखा कि सर्जी लावरोव जो हैं, जो उनके बुनियादी तौर पे होस्ट थे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, उनकी मैं स्टेटमेंट्स पढ़ता हूँ, जो उनके फॉरेन ऑफिस ने बाद में प्रेस रिलीज दी है उसको पढ़ता हूं, तो 2-3 बातें बहुत जरूरी जो यानी इस वक्त नहीं हो रही, वो उनकी तरफ इशारा करता हूं जी। पहली बात, सर्जी लावरोव ने, जो कि यानी रूस के जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने और नेटो ने यहां से निकल के गलती की, बल्कि उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कंप्लीट फियास्को, कि वो जब निकले तो कंप्लीट फियास्को था। इसका क्या मतलब है कि आपने गलत किया और देख लीजिए कि ये क्या हो रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि अमेरिका और नेटो और वेस्ट की कोई कंट्री अब अफगानिस्तान की तरफ ना आए, क्योंकि दैट वुड बी अनएक्सेप्टेबल। अच्छा, ये 2 बातें मेरे लिए जो हैं वो बहुत अहम हैं, क्योंकि इसमें आगे का कोई लाहे अमल जो है वो तैयार होता नजर आ रहा है। अब उसमें उसी प्रेस रिलीज को या अगर आप देखें इनकी स्टेटमेंट्स को, तो उसमें पता लगता है कि जिस तंजीम को, जिस दहशतगर्द तंजीम को बताया गया है कि जी ये वाली असल में है, वो है ISIS। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान को कहा है कि आप टेरर हॉटस्पॉट हैं, आप टेरर हॉटस्पॉट हैं। और उसमें 2 चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की है, एक तो एंटी ड्रग के बारे में उन्होंने बोला है, और मेन जो फोकस था वो ये है कि आपके हाथ से ये हो रहा है। और वो सिर्फ पाकिस्तान का नाम नहीं है उसमें पूरे खित्ते की बात की गई है। और याद रहे कि उसमें हिंदुस्तान भी मौजूद है मीटिंग में, चीन भी मौजूद है, ईरान भी मौजूद है, और तुर्की और UAE और KSA वगैरह जो सऊदी अरेबिया हैं एज चीफ गेस्ट बुलाए गए थे। अब मैंने क्या देखना है, मैंने इस्लामाबाद में बैठ के क्या देखना है, ये सारे मुमालिक वही हैं रामीन जिन्होंने के जब आए थे, यानी तालिबान यानी काबुल में आप यानी आए थे, इनकी फतह हुई थी, उस वक्त इन सब ने मिलकर एक फैसला किया था। इन्होंने ये फैसला किया था कि दुनिया अगर तालिबान को तस्लीम नहीं भी करती तो हम लोग जो है वो एक रीजनल कंसेंसस डेवलप करेंगे इनको रिकग्नाइज करने के लिए। 2 साल गुजर गए हैं, मुझे इस सिलसिले में कोई पता नहीं है, लिहाजा साढ़े इन्हों दे भरोसे तो नहीं रहना। उसमें यह है, इन्होंने बात की है, मैसेज अफगानिस्तान को पहुंच गया है। आपका सवाल यह था क्या वो करेंगे? मेरे ख्याल में इनके प्रेशर में आके तो नहीं करेंगे। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, तालिबान का जो हमने हिसाब किताब, जी बिल्कुल, तालिबान का जो हमने हिसाब किताब देखा है, जो पिछले खास तौर पे 1 साल का उनका रवैया देखा है, उसमें यह है कि वो इसको किसी वजह से वो कुछ तुरप का पत्ता समझ रहे हैं कि कम से कम, वो होता है ना किसी बच्चे ने अगर अपनी तरफ अटेंशन दिलवानी हो, अच्छा। वो अपनी उंगली काट लेता है। हाँ। कि जी मेरी तरफ देखें, क्योंकि इसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे आप, और उनका बुनियादी मसला रिकग्निशन का है। पाकिस्तान ने क्या करना है, इसका हिस्सा तो है ये कंसल्टेटिव ग्रुप, इसके साथ ट्राइलैटरल हमारी मीटिंग्स होती है, उसमें चीन इसको होस्ट करता है और भी बहुत सारे, एक यानी तुर्की का भी है, यानी इस्तांबुल डायलॉग भी है। अच्छा, अब ये सारे डायलॉग, ये सारी कंसल्टेशन ग्रुप्स, ये सारा कुछ जो है ये तो हो रहा है, अफगानिस्तान पे प्रेशर पड़ रहा है। मुझे ये पता है कि ये जो आपकी TTP है जी, और इसके साथ जब वहां पे जो अलकायदा का हमने सुना, TTP जो है वो तो स्पेसिफाइड है कि हमने पाकिस्तान के साथ ये करना है। बिल्कुल। तो एक तरफ इस ग्रुप के हिस्से में हमने बताया अफगानिस्तान को, लेकिन अपनी सरहदों की, अपने नेशनल्स की, अपने यहाँ के रिहायशी सिटीजन की हमने खुद हिफाजत करनी है। और उसमें मैंने अपने सिपा सलार के जो 2-3 हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी 2-3 बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट्स अब तक आ चुकी हैं। और मुझे किसी वजह से पता है कि इसके लिए हमें खुद तैयार होना है, ये नहीं देखना कि किस ग्रुप ने किस वक्त क्या और अफगानिस्तान ने किस वक्त।
तालिबान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। वो कई दफा मान चुके हैं कई बातें, कई दफा उससे हट चुके हैं। हमने अपनी हिफाजत, अपने लोगों की हिफाजत, अपने जानो माल की हिफाजत खुद करनी है। और इस सिलसिले में मुझे ये पता है कि हमारी अस्करी क़यादत का, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का और हमारी हुकूमत का सफ़े अव्वल के कामों में जो दो काम हैं उसमें मईशत है और सिक्योरिटी है। और इस सिलसिले में हमें बहुत चौकन्ना रहना है, क्योंकि दोस्तों की गार्ब में, दोस्तों के भेस में कुछ दुश्मन हैं जिनका हमने जरा ख्याल करना है। बिल्कुल जी। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।